हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो ऑक्सीकारक और अवकारक वाले जो पदार्थ है उसी की पहचान करना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान पाया कि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में हम लोग किस तरीके से ऑक्सीकरण और अवकरण वाले जो पदार्थ है उसकी पहचान कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऑक्सीकरण और अवकरण वाले पदार्थों को पहचानना नहीं सीख पाए तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग उसे सीख लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीकारक और अवकारक वाले पदार्थों का जो संबंध होता है वो दोस्तों ऑक्सीकरण और अवकरण वाले पदार्थों से ही होता है। जब तक दोस्तों आप लोग किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण वाले पदार्थों को नहीं पहचान सकते तब तक दोस्तों आप ये नहीं बता सकते कि उस रेडॉक्स अभिक्रिया में अर्थात उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक वाला है और कौन सा पदार्थ अवकारक वाला है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप जितनी सारी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं ये सारे के सारे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं यह दोस्तों एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये दोनों एक साथ ही होती हैं और ये दोनों अभिक्रियाएं जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर पहले रासायनिक अभिक्रिया पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस पहले रासायनिक अभिक्रिया में कि इसमें जो कार्बन है उसका नाम दिया गया है ऑक्सीकरण और इसमें जो आयरन है उसका नाम दिया गया है अवकरण। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया में जो कार्बन है वो ऑक्सीकरण के रूप में है और जो आयरन है वो अवकरण के रूप में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण यह ऑक्सीकरण के रूप में है और आयरन में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण यह अवकरण के रूप में है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें आयरन का तो दोस्तों यहाँ पर जो आयरन है यह अपने किस रूप में है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आयरन है यह अपने अणु के रूप में है। अणु के रूप में होने के कारण ही इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो दिखाई दे रही है +3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आयरन है यह बिल्कुल भी अणु के रूप में नहीं है बल्कि यह परमाणु के रूप में है और परमाणु के रूप में होने के कारण ही इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0, क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें किसी यौगिक में किसी तत्व की परमाणु की तो दोस्तों वो होता है आयनीकृत। तो दोस्तों जो फेरिक ऑक्साइड है इसमें जो आयरन होगा वो बिल्कुल भी परमाणु के रूप में नहीं होगा बल्कि दोस्तों यह आयन के रूप में होगा। तो उस स्थिति में इस आयरन वाले आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हो जाएगी +3 और जो इसमें देख रहे हैं प्रतिफल में आयरन तो दोस्तों इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग समझना, देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोग को, जब किसी तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या इनके अभिकारक वाले मान से प्रतिफल में बढ़ जाती है, मेरी बातों पर ध्यान देना, जब किसी तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या इनके अभिकारक वाले मान से प्रतिफल में बढ़ जाती है तो उस स्थिति में वो जो पदार्थ होता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण के रूप में। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसको दोस्तों ध्यान से समझना। और जब किसी तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान इसके प्रतिफल में घट जाती है तो उस स्थिति में जो पदार्थ होता है वो कहलाता है अवकरण के रूप में। बस इतना ही सा सिंपल प्रोसेस है। अगर दोस्तों आप इतना सा सिंपल प्रोसेस समझ जाते हैं तो दोस्तों आप लोग ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण वाला है और कौन सा पदार्थ अवकरण वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभिकारक में उपस्थित जो आयरन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिफल में आयरन का तो दोस्तों प्रतिफल में उपस्थित जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है वो घट चुकी है अर्थात वो 0 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अभिकारक में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक थी लेकिन प्रतिफल में जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है वो कम हो चुकी है। तो उस स्थिति में इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आयरन होगा वो अवकरण का काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रतिफल में घट चुकी है। यदि अगर हम यहीं पर देखें कार्बन का तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभिकारक में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रतिफल में बढ़ चुकी है, यानी कि अभिकारक में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है +2 लेकिन प्रतिफल में जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है वो हो गई है +4। तो उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया में जो कार्बन होगा वो ऑक्सीकरण के रूप में होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या का जो मान है वो अभिकारक से प्रतिफल में बढ़ चुकी है। जब दोस्तों आपने ये जान लिया कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कार्बन है वो ऑक्सीकरण के रूप में है और जो आयरन है वो अवकरण के रूप में है, तो दोस्तों आप लोग ये बता सकते हो कि इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक वाला होगा और कौन सा पदार्थ अवकारक वाला होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए
देखिए, जिस किसी भी पदार्थ का, मेरे बातों पर ध्यान देना, जिस किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अवकारक के रूप में, और जिस किसी भी पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक के रूप में। मैंने क्या बताया, जिस किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अवकारक के रूप में, और जिस किसी भी पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक के रूप में। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बता सकते हो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आयरन है वो कहलाएगा ऑक्सीकारक के रूप में। किस रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। और इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो कार्बन है वो कहलाएगा अकारक के रूप में। आपने पहचान लिया? क्या पहचानने में दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जान पाया कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आयरन है वो अवकरण के रूप में है और जो कार्बन है वो ऑक्सीकरण के रूप में है। जब आपने इतना जान लिया कि हाँ कार्बन ऑक्सीकरण के रूप में है और आयरन अवकरण के रूप में है, तो दोस्तों आप लोग इसी की सहायता से ये बता पाए कि हाँ आयरन होगा ऑक्सीकारक और कार्बन होगा अवकारक। बात करते हैं दूसरे पर, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर दूसरा जो रासायनिक समीकरण लिया है, इसमें जो आयरन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभिकारक में +3 है, लेकिन प्रतिफल में जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या वो घट चुकी है। यानी कि अभिकारक में +3 है लेकिन प्रतिफल में +2 है। कहने का मतलब कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रतिफल में घट चुकी है। तो प्रतिफल में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के कारण ही हम लोग समझेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आयरन होगा वह एक प्रकार का अवकरण वाला पदार्थ होगा। इसीलिए यहाँ पर आयरन को अवकरण का नाम दिया गया है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें टीन का, यहाँ पर देख सकते हैं ना एसएन है, टीन का अगर बात करें तो दोस्तों अभिकारक में टीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +2, लेकिन प्रतिफल में जो टीन की ऑक्सीकरण संख्या है वो है +4। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अभिकारक वाले मान से प्रतिफल वाले मान में जो टीन की ऑक्सीकरण संख्या है इसमें वृद्धि हुई है। इसीलिए बता सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो टीन होगा वह एक प्रकार का ऑक्सीकरण के रूप में होगा। जब आप इतना जान लिए कि हाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में टीन ऑक्सीकरण के रूप में है और आयरन अवकरण के रूप में है, तो दोस्तों आप लोग ये बता सकते हो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आयरन होगा वो ऑक्सीकारक होगा और जो टीन होगा वह अवकारक होगा। मैंने क्या बताया कि आपने जब इतना जान लिया कि टीन ऑक्सीकरण के रूप में है तो यह होगा किस रूप में? तो यह होगा अवकारक के रूप में है, और जब आयरन अवकरण के रूप में है तो यह होगा ऑक्सीकारक के रूप में। तो कितना आसानी से आपने पहचान लिया। आप आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चाहिए भैया, तो ई है ऑक्सीकारक, ठीक उल्टा होता है, ऑक्सीकारक है। और ये क्या चीज है, ये आपका हो जाएगा अकारक, अकारक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर में। तो देखो 3 नंबर में क्या है, जब तक दोस्तों जब तक ये अणु के रूप में रहेंगे तब तक इनके जो ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा वो दोस्तों किस रूप में दिखाई देगा, तो दोस्तों वो दिखाई देगा आयन के रूप में, मतलब जितना होता है उतना दिखाई देगा। लेकिन जैसा ही इनमें से किसी भी तत्व की जो परमाणु होगी वो बिल्कुल भी यौगिक रूप में नहीं रहेगी, वो परमाणु के रूप में रहेगी, तो उस स्थिति में उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो 0 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह बिल्कुल भी दोस्तों यौगिक रूप में नहीं है बल्कि यह दोस्तों परमाणु के रूप में है, तत्व के रूप में है। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर +4 इसलिए हो गया है क्योंकि दोस्तों कार्बन के 4 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों में से 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और बाकी का शेष जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। इसीलिए यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +4, ठीक। अब क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर में। तो देख सकते हैं कि 3 नंबर में जो जिंक है यह दोस्तों किस रूप में है, यह बिल्कुल भी यौगिक रूप में नहीं है बल्कि यह तत्व के रूप में है। तो तत्व के रूप में होने के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 0 है। तो देखेंगे कि प्रतिफल में जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है। तो देख सकते हैं कि प्रतिफल में जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसकी वृद्धि हुई है। इसीलिए बोल सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जिंक होगा वह ऑक्सीकरण के रूप में होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा जा चुका है, ठीक है। अगर बात करें कॉपर का, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभिकारक में जो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या है वो तो है +2, लेकिन प्रतिफल में जो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या है वो हो गया है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है वो यौगिक के रूप में है। जब यौगिक के रूप में है तो कॉपर आएगा आयन के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर है वो बिल्कुल भी आयन के रूप में नहीं है बल्कि यह परमाणु के रूप में है। तो परमाणु के रूप में होने के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हो गया है 0, और यहाँ पर आयन के रूप में होने के कारण इसकी जो
ऑक्सीकरण संख्या है वो हो गया है +2। +2 इसलिए हुआ है क्योंकि सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो कॉपर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तब जाकर यह कॉपर सल्फेट बनाया है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 दिखाई देगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक वाला होगा और कौन सा पदार्थ अवकारक वाला होगा। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि जिस किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अवकारक रूप में, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक के रूप में। तो दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कॉपर होगा वो होगा ऑक्सीकारक के रूप में, और जो जिंक होगा वो होगा अवकारक के रूप में। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं। हो सकता है कि अब आप सीख चुके होंगे, इसमें बता भी सकते हैं कि हाँ इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक रूप में है और कौन सा पदार्थ अवकारक के रूप में है। तो दोस्तों देखिए, इसमें कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या हुई +2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉपर है वो यौगिक के रूप में है, यानी कि आयन के रूप में है। लेकिन यहाँ पर इसके प्रतिफल में देखेंगे, प्रतिफल में जो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0। तो 0 होने के कारण हम लोग ये समझेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रतिफल में घट चुकी है, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कॉपर होगा वो अवकरण का काम करेगा। लेकिन बात करें अगर हम लोग हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पर किस रूप में है, तो बिल्कुल भी यौगिक रूप में नहीं है, बल्कि यह दोस्तों परमाणु के रूप में है, इसीलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रतिफल में, तो प्रतिफल में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या है वो हो चुका है किस रूप में, तो +1 के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह अणु के रूप में है, यानी आयनीकृत रूप में है, इसलिए यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो अभिकारक से प्रतिफल में बढ़ चुकी है। बढ़ने के कारण इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीकरण के रूप में काम करेगा। तो ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है और अवकरण को ही अपचयन कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर उपचयन का नाम दिया है। तो आप लोग समझकर रखना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ उपचयित होता है वह पदार्थ कहलाता है अवकारक, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है अर्थात जो पदार्थ अपचयित होता है वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। तो दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर जो होगा वो होगा क्या, तो वो हो जाएगा ऑक्सीकारक, और इसमें जो जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अवकारक। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, बस समझ के रखिएगा। अगर है ऑक्सी है तो हेजा अ होगा, अ यहाँ पर अ है तो आगे ऑक्सी होगा, बस कारक लगा देंगे, यही चीज होता है। आगे देख सकते हैं इसमें दोस्तों मैंने बताया कि नहीं बताया, हो सकता है आप लोग समझे होंगे, हाँ समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, बता रहा हूं मैं आप लोग को। देखिए इसमें जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, लेकिन प्रतिफल में क्या हो चुकी है, घट चुकी है, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो जिंक होगा वो अपचयन अर्थात अवकरण का काम करेगा। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें कार्बन का, तो कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0, लेकिन प्रतिफल में जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या वो बढ़ चुकी है, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कार्बन होगा वह उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण का काम करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कार्बन है इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए जो कार्बन होगा वो कहलाएगा अवकारक, और इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो जिंक है इसका अवकरण हुआ है, इसलिए जो जिंक होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। समझ गए? आगे क्या चाहिए, आगे देख सकते हैं आयरन के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0, क्योंकि आयरन है परमाणु के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो आयरन है यह दोस्तों बिल्कुल भी परमाणु के रूप में नहीं है, बल्कि यह आयन के रूप में है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। क्यों है? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसीलिए यहाँ पर +3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो समझ गए कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या प्रतिफल में बढ़ गई है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आयरन होगा वो उपचयन का काम करेगा अर्थात ऑक्सीकरण का काम करेगा। लेकिन ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है जब प्रतिफल में घट जा रही है, तो उस स्थिति में जो ऑक्सीजन होगा वो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपचयन का काम करेगा। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो कहलाएगा ऑक्सीकारक रूप में, और जो आयरन है वो कहलाएगा अवकारक के रूप में। ठीक है, आप लोग समझकर रखना। यहाँ पर देख सकते हैं H2S है, तो यहाँ पर जो सल्फर है तो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रतिफल में बढ़ चुकी है, क्योंकि -2 से बड़ा कौन होता है, 0 होता है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो सल्फर होगा वो किस रूप में आएगा, तो आएगा ऑक्सीकरण के रूप में। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन का, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0, लेकिन प्रतिफल में क्या हो चुका है कि घट चुका है, कितना, तो -1 है। तो दोस्तों क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके प्रतिफल में घटने के कारण जो क्लोरीन है इसका नाम दिया गया है अपचयन, अर्थात इसमें जो क्लोरीन है वह काम कर रहा है किसका, तो यह काम कर रहा है अवकरण का, इसीलिए जो क्लोरीन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक और जो सल्फर होगा वो कहलाएगा अवकारक। आप समझ गए?
ठीक, आगे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0, इसमें जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो है +1, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0 और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो है -2। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है वो काम कर रहा है ऑक्सीकरण के रूप में और जो ऑक्सीजन है वो काम कर रहा है अवकरण के रूप में। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होगा वह इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कहलाएगा अवकारक के रूप में और जो ऑक्सीजन होगा वो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कहलाएगा ऑक्सीकारक के रूप में। तो यही था दोस्तों पहचानना। तो अगर दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में आप लोग उपचयित और अपचयित अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण वाले पदार्थों की पहचान करना सीख जाते हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाता है पहचानना कि इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक वाला है और कौन सा पदार्थ अवकारक वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत ही हेल्प मिली है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।